और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आपको बताऊंगा ट्रंप का सीज फायर और ईरान फायर। आखिर क्या किया है अमेरिका ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि ईरान ने अपनी सड़कों पर मिसाइल उतार दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान की सड़कों की, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश हो रही है। ईरान बता रहा है कि उसकी तैयारी पूरी है। और सिर्फ यह मिसाइल नहीं, यह देखिए ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर भी सड़क पर उतार दी है। खुर्रम शहर जो सबसे ताकतवर मिसाइल है। खुर्रम शहर की तस्वीर। ईरान में आखिर क्या हो रहा है? ईरान कह रहा है हमने तैयारी पूरी कर ली है और हमारी तैयारी फिर पूरी है। आपको बताऊं, सीज फायर आज रात तक था। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान अभी भी तैयार है। दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखाऊं, यह है ईरान की महिला ब्रिगेड। महिला ब्रिगेड सड़कों पर उतरी है और बंदूक लेकर। आपको बताऊं अमेरिका ने क्या किया। ईरान को यह तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले ईरान के जहाज पर कब्जा किया। ईरान का जहाज, यह वो तस्वीर है जिस जहाज पर कल कब्जा किया गया था। और इस कब्जे के बाद ईरान और भड़क गया है। यह कार्गो शिप है जिस शिप पर बाकायदा अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर उतारे और उसके बाद इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इससे पहले ईरान के एक और जहाज पर कब्जा किया जिस पर दावा किया कि इसमें हथियार थे और बाकायदा उसका वीडियो जारी किया। हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका की फोर्स उस जहाज पर पहुंची और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद कहा कि इसमें चीन का माल था जो हथियार बनाने के लिए भेजा गया था। अब ये सब के बाद ईरान एक्शन में आ गया है। ईरान ने अब कब्जा कर लिया है। ईरान ने हमला कर दिया है 3 जहाजों पर। ईरान की गन बोट से 3 जहाज, जिसमें एक भारत आ रहा बताया जा रहा है, उस पर फिर से अटैक हो गया। इधर ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया और उधर समंदर में ईरान फिर फायर करने लगा। हॉर्मूज के पास ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर दिया है और 2 को कब्जे में ले लिया है। यानी ईरान समंदर में वैसी ही ताकत दिखा रहा है जैसी 2 दिन से ट्रंप की सेना दिखा रही थी। जैसे नाकेबंदी का हवाला देकर अमेरिका ने ईरानी जहाजों को कब्जे में ले लिया, वैसे ही ईरान अब जहाजों पर कब्जा कर दिखा रहा है कि हॉर्मूज पर उसी का कंट्रोल है और उसकी मर्जी के बिना ना हॉर्मूज से कोई जहाज गुजर सकता है और ना ही ट्रंप शांति या बात की कोई डील कर सकते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि ईरान ने कैसे किया है कब्जा, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह। इसी को कहते हैं गनबोट।
गन बोट से अटैक किया गया और शिप पर हमला किया गया, जिसके बाद यह कब्जा हुआ है। और 3 जहाज बताए जा रहे हैं जिन पर कब्जा हुआ है। ईरान ने हॉर्मूज के पास 3 जहाजों पर फायरिंग की, 2 पर कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक IRGC ने अपने नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई की है और कहा है कि हॉर्मूज समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने जिन 2 जहाजों पर कब्जा किया है उनमें से एक भारत आ रहा था, एपामिनाडोसे नाम के इस जहाज को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आना था। लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था इसमें और यह जहाज दुबई से हॉर्मूज होते हुए भारत आ रहा था। समुद्री रास्ते में हेरफेर के आरोप में ईरान ने इस जहाज को कब्जे में लिया। 3 दिन पहले भी भारत के 2 जहाजों पर हॉर्मूज के पास फायरिंग हुई थी। तब अनुमानित और अनुमति के बाद गुजर रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने हमला किया था, जिस पर मोदी सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई थी, ईरान के राजदूत को तलब किया था और भारत आ रहे जहाज पर हमला और ईरान के कब्जे से तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने जिस दूसरे जहाज पर कब्जा किया है उस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। खबर है कि MSC फ्रांसिस्का नाम का इस कंटेनर जहाज में कच्चे तेल की खेप है। ईरान ने कहा यह बिना हमारी मंजूरी और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर आगे बढ़ रहा था, इसलिए हमने हमला कर इस जहाज को समंदर में अपने कब्जे में ले लिया और पिछले 2 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 जहाजों पर कब्जा किया है। माना यह जा रहा है कि ईरान बदले के तौर पर हॉर्मूज के पास यह कार्रवाई कर रहा है। 2 जहाजों पर कब्जे के अलावा 3 जहाजों पर ईरानी सेना के हमले की भी खबर है, जिनमें पनामा के झंडे वाला एक विशाल कंटेनर जहाज यूफोरिया भी था। और खबर यह है कि यूफोरिया जहाज UAE के शारजा से रूस की ओर जा रहा था। अब आपको बताऊं कि आखिर जिन जहाजों पर कब्जा किया है ईरान ने या हमला किया है वो कहां थे। समंदर में जंग चल रही, इससे पहले अमेरिका कब्जा कर चुका है। ये आप देख रहे हैं नक्शा, ये अरब सागर है और ये है ओमान की खाड़ी। ये जहाज आ रहा था और जैसे ही हॉर्मूज स्ट्रेट के पास पहुंचा यहीं इस पर फायरिंग हुई और गन बोट से फायरिंग की गई है, जिसके बाद इसे कब्जे में ले लिया गया है। आइए अब आपको सुनवाऊं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। बड़ी बात यह है कि भारत के जहाज पर अटैक पहले भी हुआ है, भारत वार्निंग भी दे चुका है ईरान को कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। हम ईरान और अन्य देशों के संपर्क में हैं ताकि हॉर्मूज से हमारे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय हो सके। हमारे 2 जहाजों पर गोलीबारी की घटना शनिवार को हुई थी और इसकी सूचना मिलते ही हमने इस मामले को गंभीरता से उठाया। हमने ईरानी राजदूत से मुलाकात की, विदेश सचिव से भी बात की। उन्होंने कहा घटना पर हम गहरी चिंता जताते हैं और इस बात पर जोर दिया कि हम अपने नाविकों की सुरक्षा को सबसे अहमियत देते हैं और मानते हैं कि बिना रुकावट आवाजाही होनी चाहिए। राजदूत ने कहा है कि ये बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। हम अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। और आइए आपको बताऊं कि ये जो हालात है, इस हालात में समंदर में टेंशन बढ़ गई। और समंदर में किस कदर टेंशन बढ़ी है, इसलिए क्योंकि समंदर में भारतीय जहाज भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय जहाज अब तक समंदर से आए और जो नाविक थे उनका जोश हाई था कि जब दुनिया के जहाज रुके थे तब भारत का जहाज आया है। लेकिन अभी क्या है, हॉर्मूज में हालत खराब है। अभी हॉर्मूज में सारे जहाज रुके हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, हॉर्मूज में न सिर्फ भारत बल्कि भारत के 14 जहाज फंसे और दुनिया के देशों के जहाज अलग फंसे हुए हॉर्मूज में। अब सोचिए, जब भारत के जहाज फंसे हैं, न भारत के जहाज जा पा रहे हैं, 14 जहाज आ नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान भारत को हो रहा है। भारत को नुकसान न सिर्फ लोगों को बल्कि उन कारोबारियों को हो रहा है जिनका सामान जाता है। सबसे पहले देखिए, कल ही खबर आई जिस चीज की किल्लत हुई है, हॉर्मूज में नाकेबंदी और तनाव से डाइट कोक की कमी हो गई। भारत में डाइट कोक सिर्फ एल्युमिनियम के कैन में बिकता है और खाड़ी देश दुनिया के 9% एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं। जंग की वजह से फरवरी से इसकी भारत में सप्लाई पर असर पड़ा है। गर्मियों में इस डाइट कोक यानी शुगर फ्री कोक की मांग बढ़ जाती है। 30 से 40 रुपए में मिलने वाला डाइट कोक बहुत से लोगों की पसंद है,
लेकिन एल्युमिनियम की सप्लाई बिगड़ी तो डाइट कोक की कमी हो रही है। इसके अलावा एलपीजी की मारामारी, ईरान जंग और हॉर्मूज का असर आम लोगों की रसोई तक पड़ा है। पहले देश में आमतौर पर 15 दिन में दूसरा सिलेंडर मिल जाता था, अब शहरों में 25 दिन और गांव में 45 दिनों में सिलेंडर मिलता है। ऊपर से सिलेंडर को लेकर अफवाह से आम लोगों को दिक्कत बढ़ गई। एक और बड़ी चीज बासमती चावल की। भारत का 60 से 70% बासमती चावल खाड़ी देशों में जाता है, लेकिन ईरान जंग की वजह से पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई। सबसे ज्यादा हरियाणा, करीब 40% चावल हरियाणा से जाता है, लेकिन अब नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो हरियाणा समेत कई जगह की राइस मिल खतरे में है। यह है स्थिति। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा क्या कह रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस इंपोर्ट अफेक्ट हुआ है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं ताकि एलपीजी का पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके और कंज्यूमर्स को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड हैं, सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल, रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। अंत में मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, चाहे वो एलपीजी है, चाहे पेट्रोल है या डीजल है। कृपया पैनिक बाइंग से बचें और अफवाहों पर विश्वास न करें। हम तो चाहते हैं कि जंग खत्म हो, ये जंग होना ही नहीं चाहिए था। उनकी क्या कोशिश थी, क्या मकसद था, अभी तक हम समझ नहीं पाए, लेकिन चलिए जो उन्होंने किया गलत किया, लेकिन अब तो कम से कम खत्म करें, क्योंकि हर मुल्क का जो है कहीं ना कहीं इस जंग की वजह से हम पे असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम हो रहा है, एसेंशियल सप्लाईज और सप्लाई चेन में असर पड़ रहा है। तब भी बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारी हालत तब भी बेहतर है। सही कह रहे थे अमर अब्दुल्ला कि बाकी मुल्कों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी हॉर्मूज में नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकी सेना लगातार धमकी दे रही है, उन जहाजों को धमकी दे रही है जो वहां से गुजर रहे हैं। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Sky 4, this is U.S. Navy Warship 115. Request you return to original port of call in Iran. How copy? Over. Motor Vessel Tosca. Motor Vessel Tosca. अब देखिए जरा दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान नहीं हो रहा, दुनिया को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुनिया हॉर्मूज रूट का इस्तेमाल करती है। आपको बताऊं, सबसे पहले यूरोप, फ्रांस से लेकर इटली तक तेल के दाम बढ़ गए, क्योंकि यूरोप के देशों का तेल भंडार खाली हो रहा है। खबर यह कि यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों का फ्यूल बचा है, मतलब हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कमी है। जेट फ्यूल कम और महंगा होने से हवाई टिकट की कीमतें बढ़ रही है, और इसकी वजह से यात्रियों की संख्या घटी है और एयरलाइंस घाटे में चल रहा है। अकेले जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने 20,000 फ्लाइट्स रद्द कर दी। कई एयरलाइंस घाटे वाले रूट को बंद करने की तैयारी में। ब्राजील का देखिए हाल क्या है। ईरान युद्ध के चलते चीनी महंगी हो सकती है। यहां दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ब्राजील में संकट बढ़ गया है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर चीनी मिलों पर पड़ रहा है, और चीनी मिल बायोफ्यूल का रुख करेंगी तो लागत बढ़ जाएगी, और इसका असर ब्राजील से दुनिया भर की चीनी पर पड़ेगा। पाकिस्तान का तो और बुरा हाल है। पहले से कमजोर पाक की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान में डीजल 500 और पेट्रोल 450 रुपए पार कर गया। आटा, दाल, चावल जैसी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। तेल गैस के संकट को देखते हुए पाकिस्तान बड़े कदम उठा रहा है। रात 8 बजे के बाद ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन लग जाता है। आम लोगों को शादी समारोह जैसे आयोजन की मनाही है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन न कोई फैसला हुआ, न पाक की कोशिश काम आई है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का हाल देखिए। बांग्लादेश में तेल से कपड़ा और इंटरनेट पर भी असर पड़ा है। पेट्रोल पंपों पर घंटों लाइन लगती है और कीमत 15% बढ़ गई। ऊर्जा संकट से मोबाइल टावर बंद होने के कगार पर हैं, जिससे बांग्लादेश में इंटरनेट और बुकिंग सेवा ठप हो गई। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पहले ही भारी मार झेल रहा है। बांग्लादेश के हवाई अड्डे पर और फैक्ट्रियों में कपड़ों का ढेर लगा है। वजह है ईंधन की कमी और कई जगह एयर स्पेस बंद है।
अब देखिए थाईलैंड में हाल क्या है। थाईलैंड के पीएम ने लोगों से कहा है एसी कम चलाइए, ऊर्जा बचाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने को भी कहा है। और पीएम खुद थाईलैंड के छोटी आस्तीन वाली शर्टें पहनने लगे ताकि गर्मी कम लगे और पंखा एसी की जरूरत कम पड़े। ये अलग अलग मुल्कों में हो रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। और ये प्रेशर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को है कि कल हमारा क्या होगा अगर जंग इसी तरह से चलती रही। बेशक सीज फायर है लेकिन हॉर्मूज बंद है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दुनिया के नेता। आज सुबह जो कुछ हम सुन रहे हैं वो शायद युद्ध विराम को बढ़ाने की चर्चा है और इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहते। हम क्षेत्र में एक स्थायी युद्ध विराम का समर्थन करना चाहते हैं जो लोगों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा करे। लेबनान और इस क्षेत्र में स्थायी स्थिरता तभी संभव है जब इजराइल लेबनानी क्षेत्र से पीछे हट जाए। लेबनानी लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से हिजबुल्लाह की मदद से बाहर हो। ये भी जरूरी है कि हिजबुल्लाह, जिसने लेबनान को युद्ध में घसीटकर एक बड़ी रणनीतिक गलती की है, इजराइल को निशाना बनाना बंद करे और इजराइल ने लेबनान से सीज फायर का जो ऐलान किया है उसका सही मायने में पालन करे। युद्ध लंबा चले तो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि दुनिया की ज़बरदस्त तबाही होगी। अमेरिका का मेनलैंड के ऊपर तो हमला नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक जीसीसी कंट्रीज़ है और मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बकाया रह गया है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है और उनके एनर्जी के साधन है वो भी बर्बाद हो जाएंगे, जिससे दुनिया काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी कई सालों के लिए। इससे ट्रंप के जितने भी एलाइज है मिडिल ईस्ट में वो प्रभावित होंगे। अब देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि हॉर्मूज खुलना चाहिए, लेकिन हॉर्मूज में डर किस बात का है? इस बात का कि हॉर्मूज से अगर शिप निकलेगा तो क्या इस तरह से अटैक हो जाएंगे, क्योंकि पहले अटैक हुए हैं। अब देखिए हॉर्मूज पर ईरान का फॉर्मूला क्या है। ईरान का फॉर्मूला है जहाज तो गुजरेंगे लेकिन हमारी मर्जी से। ये कैसे होगा? सीजफायर में हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच लगातार विवाद चल रहा है, इसलिए जहाज रुके हैं जहां रुके थे। इसी बीच ईरान हॉर्मूज पर कंट्रोल के लिए कानून बनाने की तैयारी में। इसके लिए ईरान ने कुल 12 नियम बनाए हैं। उसके मुताबिक इजराइल का कोई जहाज हॉर्मूज से गुजर नहीं पाएगा। जो इजराइल के करीब है वो इजाजत के बाद ही हॉर्मूज पार कर पाएगा, और इसके लिए उन्हें ईरानी सर्वोच्च परिषद की इजाजत लेनी होगी। जो दल ईरानी सेना या उसके सहयोगी सैन्य दलों को दुश्मन मानते हैं, उनके जहाजों को भी इस जलमार्ग को पार करने की इजाजत नहीं होगी। इनके अलावा जो जहाज हॉर्मूज पार करेंगे उन्हें टोल देना होगा, और इस टोल का भुगतान भी सिर्फ ईरानी रियाल में करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना होगा यह जहाज को देखकर तय किया जाएगा। जो जहाज हॉर्मूज पार करने में नियम तोड़ेगा उन्हें रोक लिया जाएगा, और फिर नियम तोड़ने के लिए उन पर लदा 20% माल जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रस्ताव में खास बात यह है कि जिन देशों को ईरान अपना मित्र मानता है उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा, यानी भारत के जहाजों को पैसा नहीं देना होगा। बड़ी बात यह है, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के नेता। फिलहाल अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। जब दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में हैं और वो हार की स्थिति में। जब नेतृत्व के निर्देश पर युद्ध का मोर्चा मिसाइल से बातचीत की ओर शिफ्ट होगा तो जनता पूरा समर्थन करेगी। ईरानी जनता हर मोर्चे पर नेतृत्व के साथ खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए अमेरिका हमें कमजोर समझने या हमला करने की भूल न करे। अमेरिका को झटका तो लगा है, और साथ साथ में काफी देश चौंके भी हैं कि ईरान मीटिंग के लिए इस्लामाबाद नहीं। लेकिन कुछ सिग्नल्स पहले से आ रहे थे, जैसे कि ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं गलीबाग, उन्होंने बार बार कहा कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर से नाकाबंदी और अमेरिका नहीं हटाएगा और जब तक ये दबाव की राजनीति चलती रहेगी तो हम लोग इसमें वार्ता में शायद ही शामिल हो पाए। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरगाची की भी स्टेटमेंट आ रही थी, जिन्होंने कहा कि बार बार ये कहा कि अमेरिका हमको दबाव में ला करके और हमें सरेंडर कराना चाहता है इस्लामाबाद की बातचीत के अंदर। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जो उन्होंने किया है ये नाकाबंदी करके, ये युद्ध की घोषणा है। अब सवाल ये है कि ईरान भी वही कर रहा है जो अमेरिका कर रहा था।
अमेरिका ने नाकेबंदी की, अमेरिका ने जहाज कब्जाए, ईरान ने भी नाकेबंदी कर ली। अब अमेरिका बात भी कर रहा है लेकिन वार्निंग भी दे रहा है।